हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे जीएसटी का सबसे प्यारा और मेरा फेवरेट चैप्टर कॉम्पोजिशन लेवी। क्या होता है सर कॉम्पोजिशन लेवी? सर बहुत सारे ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनका धंधा कोई बहुत बड़ा नहीं होता, राइट। एंड उन लोगों को छोटे मोटे खर्चों से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के लिए ऐसा बोलोगे कि हर महीने रिटर्न भरना है, राइट, आपको हर महीने दो दो R1 3B के रिटर्न्स फाइल करने हैं, जितनी भी जीएसटी की लाइबिलिटी है आपको जीएसटी लेना है, फिर उसका क्रेडिट लेना है, ये सारी कंप्लायंस अगर आप उनको बोलोगे करने के लिए ना, तो उनका कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने की वजह से उन लोगों को बहुत पॉकेट में पेन होगा। तो ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। एंड कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए स्कीम बनाया गया है। अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के विद इन होता है तो वो लोग कॉम्पोजिशन लेवी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, या ऑप्ट कर सकते हैं। इससे फीचर्स क्या है, क्या फ़ायदा होगा भाई? टैक्स कंसेशनल रेट पे भरना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, कम रेट पे भरना पड़ेगा। कंप्लायंस बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आप लोगों के लिए ऐसा ये नहीं रहेगा कि ये गुड्स पे इतना रेट लगेगा, सर्विसेज पे उतना रेट लगेगा, ये सारी सर्कस नहीं रहेगी, ठीक है। नो क्लासिफिकेशन और रेट डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज। सबके लिए कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सिमिलैरिटी बनी रहेगी। अब यहाँ पे दो टाइप के सेक्शन है, सॉरी दो सेक्शन है, सेक्शन 10(1) एंड दूसरा आएगा 10(2)A, ठीक है। 10(1) जो बात करता है ना, वो क्या बोलता है कि अगर मैं एज अ टैक्स पेयर या मैं एज अ बिजनेसमैन किसी पर्टिकुलर गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं या ट्रेडिंग में हूं या फॉर दैट मैटर मैं रेस्टोरेंट सर्विस में हूं, तो मैं 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता हूं ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। बट अगर मैं इसके अलावा रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई और सर्विस नहीं कर सकता, क्या कर सकते हो? सेक्शन 10(2) में आप वो कोई और सर्विस दे सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। अच्छा, मान के चलो मैं कोई दूसरी सर्विस देना चाहता हूँ, या रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा या जो छोटी मोटी सर्विस में अपार्ट फ्रॉम गुड्स दे सकता हूँ उससे भी ज़्यादा सर्विस देना चाहता हूँ, या मेरा काम ही सर्विस का है, तो मेरे लिए कोई सेक्शन है क्या? तो सेक्शन 10(2)A आपके लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं, पहले सेक्शन 10(1) को समझते हैं। कोई भी सप्लायर है ऑफ गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है, ठीक है, वो इंसान एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो इंसान जो है ना 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। बट सवाल आता है कब करेगा, कंडीशन क्या है? देखो, एग्रीगेट टर्नओवर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ है ना, जैसे मान लो अभी अपन 24-25 अभी 25-26 के साल में है, तो 24-25 वाले साल में अगर मेरा जो टर्नओवर है वो अप टू 1.5 करोड़ था, तो 25-26 के साल में मैं अगर कोई गुड्स बेचता हूं या फिर मैं रेस्टोरेंट सर्विस में हूं, तो ऐसे केसेस में मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं हूं एमएमटी नागालैंड मूसा में, क्या मतलब सर एमएमटी नागालैंड मूसा? मतलब मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कराई नागालैंड की, कहाँ की नहीं कराई? मेघालय एंड यूएसए की। समझ में आया क्या? मैंने बोला मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कराई नागालैंड की, कहाँ की नहीं कराई? मेघालय और यूएसए की। अगर मैं ये स्टेट्स में हूं तो मेरा जो टर्नओवर का लिमिट 1.5 करोड़ का था ना, वो घट के 75 लाख का हो जाएगा। और ये स्टेट्स क्या है? तो एमएमटी नागालैंड में एम से है मणिपुर, एम से है मिजोरम, टी से है त्रिपुरा, ठीक है। इनसे मेक माई ट्रिप से टिकट कहाँ की बुक कराई थी? नागालैंड की। किधर की नहीं कराई थी? मेघालय की और यूएसए की। तो व्हाट इज यूएसए? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया सर? मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कराई नागालैंड की, कहाँ की नहीं कराई? मेघालय एंड यूएसए की। तो ये होता है आपका मेक माई ट्रिप में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मेघालय की नहीं कराई और यूएसए की यानी कि सर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर आप स्टेट्स में हो तो आपका पिछले साल में जो टर्नओवर है ना वो अप टू 75 लाख अगर रहा होगा, देन इन दैट केस आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको क्या फायदा रहेगा? तो गाइस आपको जो है ना टैक्स स्पेसिफाइड रेट पे भरना पड़ेगा। क्या रेट पे भरना पड़ेगा? अगर आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में हो तो भैया आपका जो भी टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी रहा होगा ना, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो उस स्टेट में आपका जो भी टर्नओवर रहा होगा उस पे 0.5% CGST, 0.5% SGST का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो तो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे 2.5% का CGST, 2.5% का SGST आपको भरना पड़ेगा। एंड अगर सर आप किसी दूसरी चीज़ की मतलब किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हो तो ऐसे केसेस में टर्नओवर इन अ स्टेट नहीं बल्कि आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो टैक्सेबल सप्लाईज रहा होगा ना उसका 0.5% CGST आपको भरना पड़ेगा। समझ में आ गया सर? अब समझने वाली बात यह है कि मेरे को ये टैक्स के सबसे कलेक्ट करना है क्या? तो गाइस ऐसा है
कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर होते हो ना, मतलब ऑप्ट करते हो कॉम्पोजिशन स्कीम को, तो आपको अपने जिनको आप माल बेचते हो आपके कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करना पड़ता, जीएसटी कलेक्ट नहीं करना पड़ता, ना इनवॉइस इशू करना पड़ता है। आपको उनको इनवॉइस की जगह देना पड़ता है बिल ऑफ सप्लाई, एंड उनसे आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको बिल ऑफ सप्लाई पे क्लियरली और अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लियरली लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिट रजिस्टर्ड पर्सन या कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन। वो इंसान आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी उसने टर्नओवर किया है उस पे एक सर्टन परसेंटेज की रेट से उसको टैक्स का पेमेंट जीएसटी के फॉर्म में गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है। एंड सबसे खास बात, कॉम्पोजिशन में जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं ना, उन लोगों को क्रेडिट भी नहीं मिलता। समझ में आया क्या सर? राइट। तो जैसा अपन ने पढ़ा, 1.5 करोड़ की लिमिट आपकी नॉर्मल स्टेट्स पे लगती है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम। लेकिन आपकी एमएमटी नागालैंड मूसा पे जो रेट लगती है वो लगती है कितने की सर? 75 लाख की। अब एक्सक्लूजन में क्या बोला है कि पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये लोग एलिजिबल नहीं होते। क्या बोला है सर? अगर कोई इंसान रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विसेज एक्सक्लूसिवली उसी में इन्वॉल्व है, वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में 10 सबसेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। बट इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैंने 10(1) में रजिस्ट्रेशन कराया तो मैं कोई भी दूसरी सर्विस नहीं दे सकता? मतलब मैं सिर्फ गुड्स ही बेचूं या मैं सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस में ही करूं, छोटी मोटी सर्विस दूसरी भी नहीं दे सकता? भाई यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अगर मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो मैं खाना डिलीवर करता हूँ, मैं डिलीवरी सर्विस देता हूँ, ट्रांसपोर्ट करवाता हूँ, मैं मेरे गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देता हूँ, तो क्या मैं वो सर्विसेज भी देना बंद कर दूं? और अगर वो सर्विस दे रहा हूँ तो उस पर मेरे को क्या मतलब कलेक्शन नहीं करूँ, या मैं अगर वो सर्विस दे रहा हूँ तो मैं इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करूँ 10(1) में? तो सरकार ने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्विसेज दे सकते हो। हम आपको एक मार्जिनल लिमिट दे रहे हैं, आप उस लिमिट तक की सर्विसेज दे सकते हो अदर दैन योर गुड्स का सप्लाई। सवाल आता है कि वो सर्विस की लिमिट कितनी है? लिमिट है सर, बीते साल में जो आपका टर्नओवर था इन अ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी टर्नओवर रहा था उसका 10% या फिर सर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, और ये लिमिट आपको मिलती है स्टेट वाइज। ठीक है सर, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट या फिर कोई भी ट्रेडर सर्विसेज सप्लाई कर सकता है, लेकिन अप टू द लिमिट ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर सर आपका 5 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। अब हायर की लिमिट देके बहुत अच्छा किया इन्होंने, विच एवर इज लोअर कर देते तो गलत लगता था, राइट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या बोलता है कि कौन है वो लोग जो कि एलिजिबल है 10(1) का स्कीम, मतलब सेक्शन 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने को। देखो, सबसे पहला कोई भी इंसान जो है ना वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए। वो अगर कोई ऐसी सप्लाई कर रहा है जिस पर टैक्स ही नहीं लगता तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत ही नहीं है। He should not be engaged in making supply of goods or services which are not leviable to tax। अभी उस पर टैक्स ही नहीं लगने वाला तो तेरे को रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मजे की बात यह है कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो मेक श्योर दैट आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे गुड्स और सर्विसेज का, क्योंकि अगर आपने इंटरस्टेट किया ना तो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड थे तो बाहर होना पड़ेगा, रेगुलर में जाना पड़ेगा, और अगर कॉम्पोजिशन में नहीं थे तो आप इंटरस्टेट सप्लाई करने की वजह से कॉम्पोजिशन में ऑप्ट भी नहीं कर पाओगे। सिमिलरली कोई भी सर्विसेज ऐसी सप्लाई नहीं करना चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। ठीक है, गुड्स सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। आप सर्विसेज नहीं दे सकते ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, आप गुड्स दे सकते हो। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या? अरे यार, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपन सर्विस देते हैं ना, जैसे मान के चलो मैंने कोई खाने का डिलीवरी सर्विस दिया या बुकिंग सर्विसेज दिया, तो कोई भी रूम बुक करने का सर्विस दिया, घर पे आके मैंने सफाई वफाई करने की सर्विस दी, अर्बन कंपनी के थ्रू, ट्रिवैगो के थ्रू होटल बुकिंग की सर्विसेज दी। ये सर्विसेज जो होती है ना, आप सर्विसेज नहीं दे सकते ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कॉम्पोजिशन स्कीम में, गुड सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अमेजोन के थ्रू आप गुड सप्लाई कर सकते हो बट सर्विसेज नहीं दे सकते। सिमिलरली सप्लायर ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। सीटीपी आने की कौन? अरे यार, ऐसा इंसान जिसका इस स्टेट में कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एनआरटीपी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। एनआरटीपी मतलब कोई बाहर का बंदा जिसका इंडिया में ना तो कोई रेसिडेंस है ना ही कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो ये सीटीपी एनआरटीपी भी जो होता है ना, अगर इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है इंडिया में तो वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप लोग ना आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स,
सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इन सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरर मत हो ना आप ट्रेडिंग कर सकते हो बट मैन्युफैक्चरर मत हो ना, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में रहोगे तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाओगे। सवाल आता है ये चीज़ें हैं क्या? चलो आइसक्रीम हमको पता है, पान मसाला हमको पता है, कोल्ड ड्रिंक्स हमको पता है, इरेटेड वाटर्स होता है, ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, अदर सिलिशियस अर्थ्स, ये सब क्या होता है भाई? जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपके यूज़ होते वाले मटेरियल होते हैं ना, जैसे आपके फ्लाई ऐश ब्रिक्स, राख से बने हुए जो अपने ये होते हैं ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, जो बचा हुआ वो राख का सामान होता है मिट्टी जैसा, ठीक है। ये ब्लॉक्स हो गए आपके, जो छोटे छोटे झोपड़पट्टी आपने स्लम्स देखे होंगे, उसके ऊपर ऐसे वेवी वेवी टेक्सचर के ब्राउन कलर के टाइल्स जैसे होते हैं, जिसको हिंदी में कवेलू भी बोलते हैं, ठीक है। अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स, ये सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख एज द केस में भी जिधर भी स्टेट में हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज है वो भी इस लिमिट के ऊपर नहीं जानी है। कौन सी लिमिट सर? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का 10% या 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, उसके ज़्यादा अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। आई होप आई एम क्लियर। सेक्शन 10(1) एकदम क्लियर है। फटाफट से रिवाइज करते हैं। सर अगर मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ जहाँ पे मेरे स्टेट में मेरा टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ से कम का था, एमएमटी नागालैंड मूसा में मेरा टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ से कम का था, तो ऐसे केसेस में मैं जो है 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो जितना भी मेरा टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसका 0.5% CGST SGST भरना पड़ेगा। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विसेज में हूँ तो 2.5% भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरे को टैक्सेबल सप्लाईज इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे 0.5% CGST एंड 0.5% SGST भरना पड़ेगा। अगर मैं कोई दूसरी सर्विसेज करना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज करना चाहता हूँ, तब तो मेरे लिए सेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर मैं छोटी मोटी सर्विस दे रहा हूँ अदर देन माई गुड्स का या रेस्टोरेंट सर्विसेज का, तो मैं दे सकता हूँ। कितना सर? हायर ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ इन अ स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर 5 लाख रुपीज़, इसमें से जो भी हायर है उतने तक की मैं मार्जिनल सर्विस दे सकता हूँ। अगर मैं CTP NRTP हूँ, अगर मैं ऐसी सब गुड्स और मतलब गुड्स सप्लाई करता हूँ जो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स है, या फिर सर मैं ऐसे क्या कहते हैं इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर देता हूँ, राइट, या फिर मैं कोई सर्विसेज सप्लाई करता हूँ किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, जो कि मेरा TCS कलेक्ट करता है, या फिर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ किसका सर? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश के प्रोडक्ट्स का, या फिर अर्दन रूफिंग टाइल्स का, ठीक है, या फिर सर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट के ऊपर चला गया है, तो ऐसे केसेस में मैं जो है कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) में रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा। सवाल आता है कि 10(2)A क्या है? तो सर जो लोग गुड्स के अलावा या रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके लिए ये सेक्शन बना है। सर ये 10(2)A क्यों? तो मतलब 10(2) क्या था? वो जो मार्जिनल सर्विसेज अपन ने पढ़ी थी ना, दैट कम्स अंडर सेक्शन 10(2). अब ये सेक्शन जो है 10(2)A का ना, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो एज अ अमेंडमेंट आया था ना ये, इसीलिए बीच में इंसर्ट करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, 10(2)A के नाम से सेक्शन बनाया। और क्या बोला कि जो भी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जैसे सैलून स्टाइलिस्ट, टेलर्स, ये लोग इस स्कीम में अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं। इनको करना क्या होगा सर? जो भी इनका टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी हुआ है उसका 3% SGST, 3% CGST भरना पड़ेगा, राइट सर। इनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में अगर अप टू 50 लाख है तो ही ये लोग यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को। इसके अलावा सर जो मिक्स्ड सप्लायर्स होते हैं ना, सप्लाइंग सर्विसेज विद मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स, वो लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं। गलती से यहाँ पे ये एक्सक्लूजन आ गया था, ये एक्सक्लूजन मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, राइट। जो छोटी मोटी सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है, वो लोग भी ये ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब मिक्स सप्लायर्स है, सप्लाइंग प्राइमरीली जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और उसके अलावा मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं ना, वो लोग भी जहाँ पे उनका मेन प्रिंसिपल सप्लाई सर्विसेज का होता है, वो लोग भी ये स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। बस टर्नओवर अप टू 50 लाख होना चाहिए पिछले साल में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है सर? ऑप्शन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर दिस सेक्शन विल लैप्स फ्रॉम द डेट द एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये क्या बोलना चाह रहा है? मान के चलो 24-25 के साल में आपने 10(2)A में कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाया था खुद को, बट दिसंबर महीना आते आते आपका जो टर्नओवर है वो 50 लाख से एक्सीड कर गया इस साल में, तो भैया आपको ना रवाना होना पड़ेगा कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम के तरफ। आपका लैप्स हो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने का जो भी सफ़र था,
ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, आधे से ज़्यादा ऊपर की रिपीट रहेगी, आप कोई भी ऐसी सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स है, आपने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी चाहिए गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है, ठीक है, सर्विसेज नहीं देनी चाहिए जिसपे TCS कलेक्ट होता है, राइट। उसके अलावा आप CTP NRTP नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी ये पर्टिकुलर गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा सर आपका जो टर्नओवर है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होगे कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)A में रजिस्टर करने के लिए एज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। समझ में आया क्या सर? बार बार आप ये सुन रहे हो ये एग्रीगेट टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख तक का होना चाहिए, हमारा टर्नओवर इन स्टेट पे हमको सर्टन परसेंटेज का टैक्स रेट भरना पड़ता है, बट ये है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो भैया आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, जो अपन चेक करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग या फॉर द पर्पस ऑफ फिगरिंग आउट कि भाई हम कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो एग्रीगेट टर्नओवर ना आप कैलकुलेट करोगे ऑन ऑल इंडिया बेसिस। और करोगे कैसे? आपको सारी टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है, आपको सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज लेनी है। एग्जेम्प्ट में आपका एग्जेम्प्ट भी आ गया, निल रेटेड भी आ गया और नॉन टैक्सेबल भी आ गया। उसके बाद में आपको इंटर स्टेट सप्लाई लेना है, यानी कि आपने क्या किया होगा, जो स्टॉक ट्रांसफ़र किया है ना, जैसे मेरा मान के चलो महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लिया है और मैंने मध्य प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन लिया है, मेरे दोनों जगह गोडाउन्स है, मैंने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे माल भेजा, डिस्टिंक्ट पर्सन है, सप्लाई माना जाएगा, इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा मैंने जो भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है वो भी ऐड करूँगा। GST के अलावा जो मेरे टैक्सेस हैं मुझे वो भी ऐड करने हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर आपने ध्यान दिया हो, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी रिवीजन में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन क्या करते हैं, टैक्सेस अदर देन GST को ऐड करते हैं, इवेंचुअली अपन उस पर टैक्स भी भरते हैं। तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर में भी अपन GST के अलावा जो भी टैक्सेस हैं उसको इंक्लूड करेंगे। एंड जिस दिन अपन लायबल हुए फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अपना जब टर्नओवर 20 लाख तक का था या 40 लाख एज द केस में भी जो भी है 10 लाख, ये जो टर्नओवर होता है ना, इसको भी आपको अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, आप इस पर टैक्स नहीं भरोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उतना तक का एग्जेम्प्ट होता है, बट ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो सर इंक्लूड क्या नहीं होगा, आपने वो सारी सप्लाईज जो खरीदी थी, मतलब परचेज किया था, जिस पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना था। टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, भैया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो आपने टैक्स पे किया है वो नहीं आएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस बीइंग एग्जेम्प्ट, ये सारी चीज़ें भी आपके एक्सक्लूड होती है एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन से। एम आई क्लियर? सवाल आता है कि जैसे अपने को ट्रेडर के केस में टर्नओवर इन अ स्टेट पे टैक्स भरना पड़ता है, बराबर है सर, टर्नओवर सॉरी इस पे मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में टर्नओवर इन अ स्टेट पे टैक्स भरना पड़ता है। एंड फॉर दैट मैटर अगर आप सर्विस में हो, ठीक है, प्राइमरीली सर्विस देते हो और 10(2)A में खुद को रजिस्टर करवाते हो, तो उसमें भी आपको जो है ना ऊपर देखा अपने, हाँ, टर्नओवर इन अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे भरना पड़ता है अपने को 6% का टैक्स। तो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज, आपकी सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, आपकी सारी इंटरस्टेट जो अपने स्टॉक ट्रांसफर करे हैं एंड टैक्सेस अदर देन GST, ये तो इंक्लूड होता है, बट क्या एक्सक्लूड होता है, जो भी आपने परचेजेस करे अंडर RCM, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर RCM, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस बीइंग एग्जेम्प्ट, एंड साथ ही साथ आपके लायबल होने के पहले का जो टर्नओवर होता है, जैसे 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उसको भी आप ना अपने टर्नओवर इन अ स्टेट में इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि सरकार आपको बोल रही है कि टर्नओवर अगर 20 लाख तक का है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बट जैसे ही 20 लाख तक के ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन करना है और फिर वो 20 लाख पे भी टैक्स भरना है। भाई तो फिर तुमने मेरे को एग्जेम्पशन दिया क्यों था, पहले ही मेरे को बोल देते कि धंधा चालू करते रजिस्टर कर लो। इसीलिए वो जो 20 लाख तक की लिमिट है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट, उस पर टैक्स नहीं भरना अपने को। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। इसके बाद में आता है कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। क्या बोला है, मैंडेटरी कंप्लायंस, कि अगर रिवर्स चार्ज में भरना है इनवर्ट सप्लाई में तो भरना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कोई आपको इसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, राइट। यू मस्ट नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP, अभी ऊपर रिस्ट्रिक्शंस में एलिजिबिलिटी की कंडीशंस में भी पढ़ के आए थे। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड में क्या बोला है, आपको बताना पड़ेगा कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बिल्स ऑफ सप्लाई। मैंने पहले ही बताया था आप इनवॉइस तो दे नहीं सकते, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, राइट। साथ ही साथ आपके जो भी नोटिस है, साइन बोर्ड्स हैं एट द प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ लोकेशंस, वहाँ पे आपको क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि आप कौन हो सर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। समझ में आया? स्टॉक कंडीशंस, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मस्ट बी पेड ऑन द स्टॉक ऑफ द गुड्स लायबल अंडर सेक्शन 9(4)। अगर कहीं रिवर्स चार्ज लगता है तो भाई रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है, सिंपल सी बात है। रिस्ट्रिक्शन ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टन गुड्स,
यू आर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नोटिफाइड अंडर 10(2)E। ठीक है, चलो वो जो ऊपर बताया था मैन्युफैक्चरिंग वाले स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स, पान मसाला, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर्स, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ों की बात कर रहा है कि आप उसके मैन्युफैक्चरिंग में मत रहना। ठीक है, अगर आपको कॉम्पोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट करना है तो आपको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? देखो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ही आपको ऑप्शन मिलता है टू चूज वेदर यू वांट टू रजिस्टर अंडर द रेगुलर स्कीम और द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो तब ना ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी आप फॉर्म नंबर GST REG 01 में ड्यूरिंग द टाइम यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ चूज कर सकते हो। इफेक्टिव डेट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, पहले कभी आप रेगुलर स्कीम में हुआ करते थे बट पिछले साल में आपका टर्नओवर विद इन द लिमिट था, तो इस साल में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म नंबर CMP 02 में बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर चालू होने के पहले फॉर्म नंबर CMP 02 में आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कि भैया इस बार ना आने वाला जो साल है मैं ना कॉम्पोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर करना चाहता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये इफेक्टिव कब से होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से इफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? जैसे 23-24 में आप रेगुलर में थे, अब आपने मार्च 24 में ही बता दिया कि मैं 24-25 में कॉम्पोजिशन में रजिस्टर होने वाला हूँ, तो जिस भी साल में आपका चालू हो रहा है, मतलब जिस भी डेट से 1 अप्रैल 2024 से आपका 24-25 का साल चालू होगा, उस दिन से आपका ये ऑप्शन इफेक्टिव हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। वैलिडिटी कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्या है वैलिडिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन लेवी? तो भैया लैप्स कब होता है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में जो आपने ऑप्ट किया है, वो लैप्स कब होगा? जब आपका टर्नओवर जो है ना, एग्रीगेट टर्नओवर, वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर चले जाएगा, यानी कि 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख, द ऑप्शन विल लैप्स इमीडिएटली। टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा? एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच योर टर्नओवर क्रॉस्ड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, जैसे मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर गया नॉर्मल स्टेट्स में, तो वहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? जिस दिन टर्नओवर ऊपर गया ना 1.5 करोड़ के, उसके 7 दिन के अंदर इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा कि मैं तो भैया विड्रॉ कर रहा हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम से। और अगर आप चाहो तो वॉलंटरीली विड्रॉल करना, वो भी कर सकते हो। यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन इंडिकेटिंग द विड्रॉल डेट, ठीक है, नॉट अर्लियर देन द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। भैया फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट के पहले से आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। समझा क्या? अगर डिनाइल बाय द टैक्स अथॉरिटीज़, यानी कि अथॉरिटीज़ भी आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि आपने इनएलिजिबल तरीके से कॉम्पोजिशन स्कीम में घुस गए हो या फिर आपने प्रोविजंस का वायलेशन करा है। कब से इफेक्टिव माना जाएगा आपके इस, मतलब कि आपका ये लैप्स हो गया, ये आपको रवाना कर दिया यहाँ से? इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव बट नॉट अर्लियर दैन द डेट ऑफ द डिफॉल्ट या कॉन्ट्रावेंशन। कहने का क्या मतलब है? असेसिंग ऑफिसर है या आपने जो ये टैक्स अथॉरिटीज़ होते हैं, ये आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपने कुछ कांड किया है। अब आपने जब कांड किया है ना, उस डेट के पहले से आपको रेट्रोस्पेक्टिवली कॉम्पोजिशन स्कीम से नहीं हटाया जा सकता। कारण छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, ठीक है, ये एक डेट हो गई, एक डेट हो गई। लेट्स सपोज अपन 1 अप्रैल 2024 शुरुआत हुआ, 30 जून 2024 में आपने कुछ लफड़ा किया, जो लफड़ा पकड़ में आया 31 दिसंबर। क्या कर रहे हो भाई मेरे? आपका ये लफड़ा टैक्स अथॉरिटीज़ को कब पकड़ में आया? 31 दिसंबर 2024 को। साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर 2025 को। अब सुनो मेरी बात, आपने कब लफड़ा करा था? आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कब से कब तक थे? कॉम्पोजिशन स्कीम में आप यहाँ से यहाँ तक थे, ठीक है, इतने पीरियड में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे। 31 दिसंबर को आपको रवाना कर दिया गया क्योंकि उस दिन पता चला कि भाई ये तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। अब आपका जो ये कॉन्ट्रावेंशन है, या आपको जो रवाना करा जा रहा है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट ये रेट्रोस्पेक्टिव कब से हो सकता है? मैक्सिमम कितने पीछे से आपको हटाया जा सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम से? ये डेट के पहले से नहीं हो सकता, क्योंकि कांड ही आपने एक ही किया है, यहाँ पे किया है ना, दिस इज द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। आपने जिस दिन कॉन्ट्रावेन किया ना प्रोविजन, इस दिन पे किया था 30 जून को। तो अगर आपको जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी
जो टैक्स अथॉरिटी से जीएसटी के डिपार्टमेंट से नोटिस आता है 31 दिसंबर को कि तुमको हम कॉम्पोजिशन स्कीम से रवाना कर रहे हैं, हटा रहे हैं, वो नोटिस में जो आपका डेट ऑफ रिमूवल होगा या डेट ऑफ योर क्या कहते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल होगा ना, इट कैनॉट बी अर्लियर दैन दिस डेट। इससे अर्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कांडी तो हमने 30 जून को किया था, तो उससे पहले कैसे हटा रहे हो हमको? समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर। चलो अगला क्या पॉइंट दिया है? अगला पॉइंट दिया है यूनिफॉर्म अडॉप्शन अक्रॉस द पैन। भाई आपके एक पैन नंबर पे अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है, आप नागपुर में यानी कि महाराष्ट्र में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना चाहते हो और आप बोल रहे हो कि मैं मणिपुर में नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर रहूंगा। पगले हो गया? ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेम पैन मस्ट यूनिफॉर्मली अडॉप्ट द कॉम्पोजिशन स्कीम। घड़ी घड़ी बदलना नहीं कि इधर इसमें करेंगे रेगुलर में, उधर कॉम्पोजिशन में करेंगे। एक बंदे ने अगर नॉर्मल स्कीम से ऑप्ट आउट करा है या नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट आउट करा है फॉर दैट मैटर, अगर आप कॉम्पोजिशन में थे और एक बंदा अगर कोई भी एक स्टेट से ऑप्ट आउट कर रहा है, तो भाई साहब अदर्स भी इनएलिजिबल हो जाएंगे एंड उनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम से निकलना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। रिस्ट्रिक्शन क्या है फॉर द कॉम्पोजिशन सप्लायर्स? तो भैया ये लोग नॉट अलाउड है टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपेंट। ये लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते एंड टैक्स इनवॉइस भी ये लोग इशू नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। इंस्टेड इनको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते तो भाई तुमको टैक्स भरना नहीं है। तुमको टैक्स नहीं भरना तो आईटीसी क्लेम करके क्या अचार डालोगे? तुमको आईटीसी भी क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। और अगर कुछ भी मस्ती करी तुमने, कुछ भी इरेगुलर अवेलमेंट किया, तो तुमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इफ टैक्सपेयर फाउंड्स इनएलिजिबल बट अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, इनएलिजिबल होते हुए भी कॉम्पोजिशन स्कीम में बैठे हो, यू विल बी लाइबल फॉर पेनल्टीज अंडर सेक्शन 73 एंड 74। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। 74 के बाद वो आजकल 74A भी आ गया है, राइट, जो कि 24-25 से अप्लाई होता है। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से करते हो तो पेनल्टी 74 में लगती है। अगर आपसे जेन्युइनली कोई गलती हो जाती है तो पेनल्टी 73 में लगती है। जो 74 है वो अब से मतलब फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा? वो 74A हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। इसी के साथ अपन ने जो है विद इन 27 मिनट्स पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम को एकदम डिटेल में रिवाइज कर लिया है। मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट छोड़ो, मैंने पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ा दिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, ठीक है। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आप सारे वीडियोज़ के अपडेट्स एकदम रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहें। अच्छा, आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। चलो बाय बाय, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, सी यू।